नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम CRPC की एक महत्वपूर्ण चैप्टर 36 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सभी धाराओं पर चर्चा करते हैं। चैप्टर 6 किससे संबंधित है? लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका संज्ञान कुछ निश्चित समय के बाद नहीं लिया जा सकता है। तो ये चैप्टर 467 से लेकर धारा 467 से लेकर 473 तक है। 467 में क्या है कि किसी भी परिसीमा अवधि से तात्पर्य धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि से, यानी कि अपराध का संज्ञान लेने की जो परिसीमा होगी वो अवधि क्या होगी? वो 468 के अनुसार होगी। अब 468 क्या कह रहा है? 468 कह रहा है कि संज्ञान परिसीमा काल के पश्चात नहीं लिया जाएगा। उपधारा 2 कहती है कि क्या होगी परिसीमा काल? परिसीमा अवधि 6 माह होगी। कब? जब वह अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय होगा। परिसीमा अवधि 1 वर्ष होगी यदि वह अपराध सिर्फ 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो। 1 वर्ष से अधिक के कारावास 1 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय न हो। और परिसीमा अवधि 3 वर्ष हो जाएगी यदि कोई अपराध 3 वर्ष तक के 1 से 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो। उपधारा 3 कहती है कि यदि कई अपराधों का एक साथ विचारण होगा तो परिसीमा अवधि का निर्धारण कठोरतम दंड से दंडनीय अपराध के अनुसार ही किया जाएगा। इस चीज को समझते हैं। जैसे कोई विचारण चलना है, वो कई अपराधों को एक साथ विचारण चलना है और पहले अपराध में 6 माह की सजा है, दूसरे में 1 साल की सजा है, तीसरे में 3 साल की सजा है। तो परिसीमा अवधि 3 साल के कारावास से दंडनीय अपराध के अनुसार की जाएगी। जो सबसे अधिक दंड से दंडनीय होगा उस अपराध के अनुसार परिसीमा का निर्धारण किया जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि परिसीमा काल की गणना कब से मानी जाएगी? कब से माना जाएगा कि इस दिन से परिसीमा काल शुरू होता है? तो इसका लिए धारा 469 में प्रावधान दिया गया है। धारा 469 में कहा गया है कि परिसीमा काल का प्रारंभ अपराध की तारीख से किया जाएगा। उपधारा 1 के ख में कहा गया है कि जहां अपराध किए जाने की जानकारी न तो व्यथित व्यक्ति को है न किसी पुलिस अधिकारी को है, वहां परिसीमा अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन से उस अपराध की जानकारी प्राप्त हुई है। उपधारा 1 के खंड ग में कहा गया है कि जहां यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि अपराध किया किसने है, तो वहां परिसीमा अवधि की गणना उस दिन से शुरू की जाएगी जिस दिन से अपराधी का पता चल जाता है। उपधारा 2 468 की उपधारा 2 में कहा गया है कि ये गणना करते समय उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन से गणना प्रारंभ होती है। जैसे आज अपराध किया गया है तो आज से गणना शुरू होनी है, तो आज वाला दिन छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद से वो जो है गणना शुरू की जाएगी। धारा 470 कहती है कि कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा, यानी कब कौन सी अवधि होगी जो परिसीमा काल की अवधि में शामिल नहीं की जाएगी, उसको छूट दी जाएगी, उसे परिसीमा में नहीं गिना जाएगा। तो धारा 470 की उपधारा 1 क्या कहती है कि उस समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा। उस समय का अपवर्जन होगा जिस दौरान कोई व्यक्ति अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला रहा हो। मतलब समझते हैं कि यदि कोई अभियोजन सद्भावना पूर्वक जो है उस अपराधी के विरुद्ध चला रहा है लेकिन वो विधि सम्मत नहीं है, तो उस
अभियोजन में जो समय लगा है उसको परिसीमा से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उतना समय परिसीमा अवधि की गणना करते समय बढ़ा दिया जाएगा। उपधारा 2 कहती है इसकी, जहां अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश आदेश द्वारा रोक दिया गया हो, वहां व्यादेश आदेश जारी रहने को की अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब जहां कोई अभियोजन संस्थित किया जाना है अपराधी के विरुद्ध, परंतु वो अभियोजन संस्थित करने पर कोई आदेश आ गया, आदेश द्वारा उसको रोक दिया गया है, तो वो आदेश जब तक जारी रहेगा, जिस अवधि तक जारी रहेगा, वो अवधि परिसीमा अवधि की गणना करते समय अंत में बढ़ा दी जाएगी, अर्थात उसको नहीं शामिल किया जाएगा, उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा गणना करते समय। उपधारा 3 कहती है कि जहां अभियोजन के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है, वहां परिसीमा की गणना करते समय मंजूरी में लगे समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब समझते हैं, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका अभियोजन शुरू करने के लिए राज्य सरकार से या जिले के कलेक्टर से मंजूरी लेनी पड़ती है, तो वो मंजूरी लेने में जो समय लगता है उस समय को परिसीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन से अपराध हैं जिसका अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। सीआरपीसी में ही उसका प्रावधान है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उपधारा 3 कहती है कि मंजूरी प्राप्त करने में लगे समय में आवेदन करने की तारीख तथा मंजूरी प्राप्त करने की तारीख को शामिल किया जाएगा। ये उपधारा 3 का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। धारा 470 की उपधारा 3 का स्पष्टीकरण दिया है, उसमें कहा गया है कि आवेदन करने की तारीख और मंजूरी प्राप्त करने की तारीख को जो है मंजूरी प्राप्त करने की अवधि में शामिल किया जाएगा। मतलब जैसे कोई मंजूरी लेनी है किसी प्राधिकारी से या राज्य सरकार से, तो आज मैंने राज्य सरकार को आवेदन किया, तो आज का दिन और जिस दिन जो है मुझे मंजूरी प्राप्त हुई उस दिन को भी मिला लिया जाएगा, फिर उतना समय जो है परिसीमा की गणना करते समय अपवर्जित किया जाएगा। मतलब अपवर्जित समय में आवेदन करने वाली तिथि और मंजूरी प्राप्त होने वाली तिथि को शामिल किया जाएगा। उपधारा 4 कहती है कि उस समय का भी अपवर्जन कर दिया जाएगा जो भारत के बाहर केंद्र सरकार के राज्य क्षेत्र में अनुपस्थित रहा हो। मतलब समझते हैं इसको कि यदि कोई अपराधी अपराध करने के पश्चात भारत के बाहर किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में रहा हो जो केंद्र सरकार के अधीन ना हो, तो जितना समय वो बाहर रहा है उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा, उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। और दूसरा है कि फरार, अगर कोई अपराधी फरार होकर अपने को जानबूझकर गिरफ्तारी से बचा रहा है, तो जब तक वो फरार रहा है उस समय को परिसीमा की गणना करते समय निकाल दिया जाएगा। धारा 471 में देखते हैं, धारा 471 में कहा गया है कि जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन कर दिया जाएगा। जैसे किसी अपराधी ने अपराध किया, वो 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो धारा 468 के अनुसार उसकी परिसीमा अवधि 1 वर्ष होगी, उसकी परिसीमा अवधि 1 वर्ष होगी। तो जिस दिन 1 वर्ष पूरा हो रहा है उस दिन जो है सपोज दैट संडे पड़ रहा है, रविवार पड़ा, तो उस दिन न्यायालय बंद है, तो वो 1 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। अर्थात उस जिस दिन न्यायालय बंद है उसको परिसीमा की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। ये धारा 471 कहती है। 472 क्या कह रही है? 472 कह रही है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जो लगातार कंटिन्यूइंग ऑफेंसेज हैं, लगातार चालू रहने वाला अपराध है, तो वहाँ परिसीमा का प्रारंभ प्रत्येक क्षण जब तक अपराध चालू रहता है उस हर क्षण से शुरू हुआ माना जाएगा। और 473 क्या कह रहा है? 473 है कि यदि विलंब का उचित कारण, परिसीमा के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेना है और उसका उचित कारण, उचित स्पष्टीकरण न्यायालय को कर दिया जाता है और न्यायालय को ये
प्रतीत होता है कि न्याय हित में इस अवधि में छूट देना आवश्यक है या उसकी परिसीमा अवधि के बाद भी संज्ञान लेना आवश्यक है, तो वो परिसीमा अवधि के समाप्त के पश्चात भी अपराध का संज्ञान करती है। अर्थात 473 जो है न्यायालय को एक विवेकाधीन शक्ति देती है कि ये परिसीमा अवधि के बाद भी वो अपराध का संज्ञान कर सकती है, परंतु उसमें दो चीज़ें शामिल हैं कि उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए और वो न्याय हित में आवश्यक हो। धन्यवाद। आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।